गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज मंडे है और हमारी साइंस की क्लासेस हैं और हम यहाँ पे बच्चों एनएमएमएस की क्लासेस और बाकी जो क्लासेस हम छात्रवृत्ति की जो ले रहे हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑनलाइन क्लासेस जो है साइंस की वो मंडे को होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मंडे को ये क्लासेस लेनी है आपको साइंस की, और ये क्लासेस आपके ग्रुप पे डल जाएंगी शाम को 7 बजे। तो ये क्लासेस आपकी लाइव भी हो सकती है और रिकॉर्डेड भी हो सकती है। आपको जो भी पूछना है आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और कुछ भी अगर कहना या करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैसेज मतलब कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें स्टार्टिंग करें अपनी साइंस की क्लासेस, तो साइंस की क्लास में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे साइंस की क्लासेस है, इसमें इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें साइंस की क्लास में और हमारी छात्रवृत्ति की क्लासेस में क्या क्या आता है। देखिए, जैसे आपको बता दूं, मैं यहाँ पे क्लास 6 का, 7 का, 8 का इनका आता है कंप्लीट। और हम कवर जो करेंगे एनसीईआरटी की, अगर क्लासेस के अकॉर्डिंग देखे जाए तो हम क्लास 10 तक कवर कर लेते हैं। हम अपनी जो साइंस है, हमारी जो साइंस है उसको क्लास 10 तक कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी की। और ये टॉपिक्स भी आपको देख के लग रहा होगा कि ये कुछ कुछ क्या है, काफी कुछ मिलता जुलता है क्लास 10th से। तो 6, 7, 8, 9 भी आएगा इसमें, और फिर 10। यानी हम लगभग इतनी क्लासेस तक की साइंस को क्या है कवर कर रहे हैं। और आपको बच्चों बहुत फायदा देगा। एनएमएमएस जो है वो कंपटीशन जो होता है वो क्लास 8th में भी होता है और क्लास 9 वो सॉरी 10 में भी होता है। तो यानी 8th का बच्चा देता है और 10 का बच्चा भी देता है। तो ये इसलिए फायदा करेगा कि ये साइंस आपको पूरी 10th क्लास तक के लेवल तक की मिलेगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा हम विस्तार से ही पढ़ेंगे सारी चीजें। और जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, अब इधर ध्यान से अगर देखें तो हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले जो काम करने वाले हैं, सबसे पहले ये है कि केमिस्ट्री को देखते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स हैं साइंस के वो मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिए हैं। 3 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरे। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो अदर हैं, जो अलग से भी हैं। 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर्स जो दैनिक जीवन में विज्ञान होता है, यानी दैनिक जीवन में विज्ञान समझ लो, एक तो ये हो गया। और एक और चीज है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि सॉरी, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या है इंट्रोडक्शन इसमें बताया जाए, तो ये एक चैप्टर्स मैं अलग से पढ़ाऊंगी। अगर आप पहले की क्लासेस भी देखना चाहें तो उधर भी देख सकते हैं। और एक सबसे लास्ट में जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्यूटर का है, वो भी मैं अलग से पढ़ाऊंगी। पर कुछ सब्जेक्ट जो टॉपिक्स वाइज मैंने यहाँ रख रखे हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान में, फिजिक्स में और जीव विज्ञान में, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पुटअप होते हैं वो इन 3 टॉपिक्स में से आते हैं। अगर हम मैंने देखिए क्लास जो जो टॉपिक्स रखे हैं वो आपको समझाने के लिए कि रसायन विज्ञान में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। पदार्थ एवं परमाणु की संरचना, यानी मैं आपको पूरा 6 छोटे लेवल से लेके पूरा इसमें बताऊंगी परमाणु की संरचना तक, पूरा इंट्रोडक्शन। अम्ल क्षार भी इसमें आ जाएंगे आपके। काफी सारी चीजें जो परमाणु से रिलेटेड है, पदार्थ से रिलेटेड है, मिश्रण हो गया, जैसे पृथक्करण हो गया, पदार्थ का पृथक्करण, ये सभी चीज मैं आपको पदार्थ एवं परमाणु संरचना में पढ़ाऊंगी। दूसरा चैप्टर है परिवर्तन। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट इसमें 2 पार्ट पड़ता है, भौतिक और रासायनिक। यानी भौतिक रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं।
ये भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी। इसमें जो मेरा पदार्थ और परमाणु संरचना में है, वो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मैं इसमें क्लास 10th का टच अप करते हुए बिल्कुल एकदम मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम क्लास 10th तक का पूरा पढ़ेंगे, तो इसमें क्लास 10 तक के जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में भी हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाऊँगी परमाणु संरचना में। उसी तरीके से परिवर्तन जो भी जितने भी परिवर्तन हैं, छोटी क्लासेस में 8 परिवर्तन दे रखे हैं, बड़ी क्लासेस में उसका पूरा मतलब उनको डिस्क्राइब करके बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, तो वो भी पूरा एकदम अच्छे से मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी परिवर्तन। खनिज एवं धातु, ये खनिज एवं धातु जो मेटल हैं, मेटल के साथ-साथ कुछ सब मेटल्स और जो आपके अधातु हैं, नॉन मेटल्स, उनके बारे में भी आपको मैं कुछ जानकारी दूँगी। तो ये भी आपको पूरा 10th लेवल तक का पूरा आप देखेंगे, इसको उसको लेके पूरा आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। आपकी किसी भी परीक्षा में, क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे नवोदय की परीक्षा हो गई, वो थोड़ी-सी क्या होती है, एनएमएमएस की परीक्षा तो डिपेंड कर जाती है क्लास 8th, 6th, 7th, 8th तक। पर लेकिन एनएमएमएस की सॉरी नवोदय की परीक्षा जो होती है वो थोड़ी-सी हाई लेवल को भी ले लेती है, 9th-10th का भी कुछ पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं साइंस में। तो उसको पूरा अपन क्या है पूरा लेके सिलेबस को तब हम पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, मानव निर्मित रेशे, ये पूरा आपको बताया जाएगा। कार्बन और उसके यौगिक, ये भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी, और जल एवं वायु एवं जल प्रदूषण से भी रिलेटेड आपको इसमें बताई जाएँगी। इसमें ओज़ोन परत या जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये सभी सारी चीज़ें आपको इसमें पूरा कवर कराया जाएगा रसायन विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में हम फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मापन एवं गति। गति को हम थोड़ा विस्तार से पूरा न्यूटन का जो नियम है पूरा उससे पढ़ेंगे, और कार्य शक्ति और ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, और जो वो सभी इसी में टॉपिक में आपको एक साथ इसमें पढ़ा दिया जाएगा, और पूरा विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे अपन। ताप और ऊष्मा पढ़ाया जाएगा, बल, दाब, और ये विद्युत है, विद्युत चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और ये बेटा ये ध्वनि है, ध्वनि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। प्रकाश एवं प्रकाश के यंत्र, प्रकाश के बारे में पूरा बताया जाएगा। परावर्तन, अपवर्तन की जो घटनाएं दिखाता है प्रकाश, उसको बताया जाएगा। प्रकाश के जो यंत्र हैं उनके बारे में, सभी के बारे में पूरा प्रकाश अच्छे से आपको कवर कराया जाएगा। चुंबकत्व टॉपिक भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो यानी ये पूरा 10th लेवल तक का पूरा उसको टच करते हुए पूरे अच्छे से आपको बताया जाएगा। बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में आप जीव जगत, कोशिका से अंग तंत्र तक, जैव प्रक्रम, पादप कार्य की यानी कि जो जंतु कार्य की है, फिर पादप कार्य की, लाभ एवं हानिकारक पौधे, फसल उत्पादन, सूक्ष्म जीवों एवं सामान्य परिचय जो वर्गीकरण है वो, और भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, यहाँ रोग है, मेरी वजह से आपको दिख नहीं रहा, तो रोग है ये, और यहाँ पे जीवों में अनुकूलन। तो ये आपको पढ़ाए जाएंगे टॉपिक, ये सभी, और अच्छे से विस्तार से पढ़ाए जाएँगे। तो मैं देखिए आगे पीछे हो सकते हैं, टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं। हम पहला जो कवर कर रहे हैं वो केमिस्ट्री से कवर करेंगे। यानी हम जो शुरुआत करेंगे अपनी, वो केमिस्ट्री से होगी हमारी शुरुआत, और यहाँ पे हम जो इसमें नेक्स्ट पे अभी हम चलते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान आपको पढ़ाऊँगी, और रसायन विज्ञान में जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो क्या हैं? वो पदार्थ एवं परमाणु संरचना, यानी फर्स्ट टॉपिक हमारा पदार्थ से ही रिलेटेड रहेगा। परिवर्तन पढ़ाऊंगी इसमें, खनिज एवं धातु, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, और मानव निर्मित वस्तुएं, और कार्बन एवं उसके यौगिक, और वायु एवं जल, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये इससे आपको नॉलेज हो गई होगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए मैं इससे भी पहले आपको इसमें बता चुकी हूँ कि दो जो टॉपिक्स हैं दैनिक जीवन में विज्ञान यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो साइंस एवं टेक्नोलॉजी है, ये थोड़ा एक बड़ा टॉपिक हो जाता है अगर मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊँ, ये 11th और 12th लेवल तक का हो जाता है। पर लेकिन हम इसका सिर्फ थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अच्छे से उसका बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 6, 7, 8 में काफी विस्तार से आ गया है, तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये पूरा जो मैं साइंस आपको पढ़ा रही हूँ, ये केवल ऐसे नहीं है कि यूपी से रिलेटेड है या उससे है, क्योंकि एनएमएमएस की और नवोदय की ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ये प्रतियोगिताएं आपकी
ऑल इंडिया में होती है, यानी हर स्टेट में होती है, स्टेट वाइज है। और ये एनएमएमएस की तो स्टेट वाइज होती है, पर लेकिन नवोदय का पेपर जैसे कि अभी फॉर्म निकल आए हैं क्लास 6 के लिए, तो इसी तरीके नवोदय का जो पेपर है वो स्टेट हर स्टेट में नवोदय है, नवोदय स्कूल्स जो उनके लिए होता है। तो ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया से लेके पूरा मैंने वो कर रखा है कवर, की मतलब हर स्टेट का नहीं लिया जाए कि यूपी का ले लिया जाए कि यूपी के उससे पढ़ा दिया जाए, नहीं। ये पूरा एनसीईआरटी का मैंने कवर करते हुए कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी इसमें कवर करते हुए मैंने आपको इसमें बताए हैं। कुछ एक आध टॉपिक जरूर छूट रहा होगा, जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक है, जैसे बायोलॉजी में एक टॉपिक है पर्यावरण से रिलेटेड है, वो जरूर छूट रहा होगा। वो रसायन वो आपके राजस्थान में आता है, उनकी बुक्स में है। हम उसको भी लास्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं उनके एनएमएमएस के पेपर में, तो हम उसे भी कवर कर लेंगे। तो हमारा ये पूरा टॉपिक्स क्या होंगे, एक के बाद एक कवर होंगे, और ये हम 2.5 मंथ में कवर करने की कोशिश करेंगे, हम पूरा सिलेबस, क्योंकि पहले भी किया है और अभी भी करेंगे। 2.5 मंथ में हम इसको खत्म कर लें पूरे को। तो उसी तरीके से हम स्टार्टिंग कर देते हैं अपने केमिस्ट्री वाले टॉपिक पे, रसायन विज्ञान। और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पदार्थ एवं परमाणु की संरचना। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग जो करने वाली हूँ वो इसी से करने वाली हूँ। पदार्थ पदार्थ एवं परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले मैं जो इंट्रोडक्शन आपको देने वाली हूँ पदार्थ से, क्योंकि जो ये तो मेरा आपको परिचय देना था कि कौन कौन सी क्लासेस और किस तरीके से हैं सारी क्लासेस। अब हम जो पदार्थ है, जो हमारा मटेरियल है, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ वस्तु, वस्तु के बारे में। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमने स्टार्टिंग कर दी है केमिस्ट्री की, यानी रसायन विज्ञान की। ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, और मैंने आपको इसमें पूरा इसमें अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर बोल दीजिए, तो वो भी मैंने, मतलब उसको आप चैप्टर बोल सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया पदार्थ एवं परमाणु की संरचना, और जिसमें मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग बता रही हूँ वस्तु। देखो बच्चों, जो वस्तु यानी हम बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं। मैं जैसे एक बता दूं यहाँ पे, जैसे मेरे हाथ में अगर पेन है, तो अगर मुझे इस पेन का नाम नहीं पता, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, वस्तु बोलूंगी। उस टाइम पे क्या बोलूंगी, इसको वस्तु बोलूंगी। या चीज, आपकी आम भाषा में आप बोल सकते हो ये कोई चीज है। तो ये चीज जो है वो भी किसी ना किसी मटेरियल से बनी है, यानी किसी ना किसी क्या है, पदार्थ से मिलकर बनी है। यानी वस्तु जो होती है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अभी मैंने बोला कि ये पेन, जैसे मुझे इसका नहीं पता नाम कि ये पेन है, मैंने इसको बोला वस्तु। और ये वस्तु किससे मिलकर बनी है, पदार्थ से, किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। अगर मैंने इस पदार्थ की खोज करी या अच्छे से जाना, तो मेरे को पता चला कि ये इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसका जो कवर है, पेन का जो कवर है वो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का बना हुआ है। और इसके अंदर जो रिफिल है जो डली हुई है, जिसमें इंक भरी हुई है, रिफिल है, वो भी प्लास्टिक की बनी है, रिफिल भी। और उसमें इंक है। तो ये इस तरीके से उसकी निब है, जो पॉइंट है, उसका पॉइंट निब है, वो भी क्या है आपकी, मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप ले सकते हैं कि वो भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक टाइप का है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि जो पेन है हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये किसका, पदार्थ का नाम क्या हो गया, इस वस्तु में पदार्थ हो गया प्लास्टिक। आपको ये चीज समझ में आ गई। और वस्तु जो है वो, मुझे अगर इसका नाम पता चल गया, तो मैंने इसे वस्तु का नाम दे दिया पेन। ये क्या है, एक पेन है। और इसमें अगर हम और भी चीजें ले, जैसे एक टेबल है हमारे पास, वो टेबल का मुझे अगर नाम नहीं पता कि ये टेबल है, तो ये मेरे लिए एक आम भाषा में क्या हो जाएगी, कोई चीज या वस्तु हो जाएगी। तो मैं इसको वस्तु कहूंगी। अब ये टेबल है, ये किसकी बनी हो सकती है, ये लकड़ी की भी बनी हो सकती है। ये लकड़ी की टेबल है या प्लास्टिक की टेबल है। तो जो लकड़ी की बनी है, यानी ये जो टेबल है, मेज जो है, टेबल है, ये लकड़ी की बनी है, तो इसका जो पदार्थ है वो बच्चों क्या हो गया, लकड़ी। वो क्या हो गया, लकड़ी। तो अब देखिए, आपको एक चीज समझ में आई कि जो भी हमारे आ, वातावरण में या जो भी है, वो जितनी भी चीजें मिल रही हैं, जो भी है, तो उनको हमने क्या बोला है, वस्तु। क्या बोला है, वस्तु। और ये वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, वस्तु बनी होती है पदार्थ से।
बनी होती है पदार्थ से। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपको समझ में आ गई कि वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पहली लाइन हमारी ये बिल्कुल हमें समझ में आ गई कि वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया, जैसे पेन के बारे में बताया मैंने, यहाँ पे टेबल के बारे में बताया, तो और यहाँ पे हमें पहली लाइन हमें ये समझ में आई कि वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो अब पदार्थ की अगर हम अब हमें पदार्थ की परिभाषा देनी है, यानी पदार्थ है क्या? पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो लकड़ी भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वो और भी रासायनिक तत्व भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो पदार्थ की अगर हम परिभाषा दें, एक मिनट मैं इसको अलग पेन यूज कर लेती हूँ। तो अगर हम पदार्थ की बात करें बच्चों कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ की जो हम परिभाषा देने वाले हैं, वो कुछ कुछ क्या है, वस्तु पर भी क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, वस्तु पर भी डिपेंड करेगी। तो आप देखिए पदार्थ क्या है। अगर जब मैंने अभी पेन लिया था, पेन को जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने ये पेन लिया था, ये पेन है और ये पेन की निब, और ये पेन जो है वो क्या करेगा, जब मैं उसको खड़ा कर दूंगी या लेटा दूंगी, तो ये देखिए आपको इतना हिस्सा इसका पेन का, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, सतह से टच हो रहा है। ये आप इसको समझें, यहाँ पे मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये वाला हिस्सा टच हो रहा है, ये वाला। तो ये इसका मतलब ये है कि इस पेन ने, या कोई भी आपके पास लकड़ी की मेज भी है, जैसे ये लकड़ी की मेज है, मैं यहाँ पे ये लकड़ी की मेज बना देती हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे, मैं बनाना नहीं पड़े, तो थोड़ा कम समय हमारा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारी लकड़ी की टेबल है, ये भी आप इधर देख रहे होंगे, ये वाले हिस्से जो मैं रेड पेन से अभी आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये जमीन के इस पे इनके पहिए इस तरीके से इसके टेबल के पैर हैं, और इस तरीके से आप दिख रहे होंगे कि ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जगह ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जगह। पेन भी यहाँ पे क्या ले रहा है, ये वाला जो हिस्सा पूरा दिख रहा है आपको, ये जगह ले रहा है, एक तरीके से जगह घेर रहा है। तो ये हमने पहला जो लाइन हमें ध्यान में, मतलब हमने देखी कि पदार्थ हमारा जो है, हम वस्तु के लिए भी बोल सकते हैं कि वस्तु जगह घेरती है। प्रत्येक वस्तु, यानी कि प्रत्येक वस्तु क्या करती है, जगह घेरती है। पर वस्तु किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से। यानी ये डेफिनेशन अगर हम वस्तु के लिए देंगे, तो वही हमारी परिभाषा किसके लिए होगी? पदार्थ के लिए भी होगी। तो यानी कि पदार्थ जगह घेरता है। पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी तो मैंने आपको ये जो वस्तुएं दिखाई हैं, इसमें पेन दिखाया है मैंने आपको, और ये दिखाई है टेबल। अगर मेरी बात करूं मैं यहाँ पे एक और चीज, जैसे ये बोतल है, और ये बोतल मैं बना देती हूँ। आपने अपने घर में भी बोतल्स देखी होंगी, और उस बोतल में मैं यहाँ पे पानी भर देती हूँ। देखिए ये पानी, ये पानी। तो ये क्या कर रहा है, पानी इस बोतल का पूरी जगह घेर लिए, इस बोतल की क्या कर ली है, जगह घेर ली है। तो पानी भी क्या कर रहा है, स्थान यानी जगह घेर रहा है, स्थान घेर रहा है, या जगह घेरता है। आपको ये लाइन अपने आप समझ में आ गई कि पदार्थ क्या कर रहा है, जगह घेरता है। पानी, पानी भी तो भाई एक पदार्थ, पानी भी क्या है, एक तरीके से आप वस्तु बोल लीजिए, और किससे मिलकर बनी है, तो हम उसका देखते हैं अगर ढंग से, तो पानी का जो सूत्र होता है वो H2O, H2O होता है। और शुद्ध पानी की बात की जा रही है, उसमें काफी सारी मटेरियल भी हो सकते हैं, कुछ लवण तत्व ये भी हो सकते हैं, पर लेकिन हम शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं, तो उसका, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से पानी का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, स्थान घेरता है। अब आपको चौक की बात करें, आप अपने स्कूल्स में चौक देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, पेन देख सकते हैं, कॉपी देख
दिख सकते हैं, बैग दिख सकते हैं, या कुछ भी चीजें, पंखा, लाइट्स, जो भी सारी चीजें आप बोले, मकान, मकान भी, ये भी क्या है, ये भी है ना एक वस्तु है, और ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये सभी वस्तुएं हैं। देखिए, वस्तु की अगर बात करें तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि वस्तु में भी आप देखें तो हमें लाइव लाइव वस्तुएं दिखती है, और अलाइव मतलब जो लाइव होती है, सजीव जो होती है, और निर्जीव वस्तुएं भी दिखेंगी। निर्जीव वस्तुएं, देखिए लाइव जो सजीव है वो जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये तो आप इनको आप वस्तु का नाम नहीं दे सकते एक तरीके से, पर लेकिन देखिए हम भी तो स्थान घेर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हम भी स्थान घेर रहे हैं। और सूक्ष्म जीव भी, ये भी आपको बहुत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ये अपनी इन नग्न आंखों से दिखते नहीं है, पर माइक्रोस्कोप में और इनमें देखें तो ये भी कहीं ना कहीं स्थान घेर रहे हैं। ये भी क्या है, इस पूरे वातावरण में कहीं ना कहीं स्थान घेर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, इस वजह से हमें दिखाई नहीं देते, पर ये भी स्थान घेर रहे हैं। जैसे हमें हवा दिखाई नहीं देती, हवा हमें दिखाई नहीं देती बच्चों, पर लेकिन वो भी क्या कर रही है, स्थान घेर रही है। तो वो हम कैसे हैं, हम सजीव हैं। पर ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, पेन हो गया, ये टेबल हो गई, ये जैसे बोतल हो गई, पानी हो गया, ये और ये हवा हो गई, ये निर्जीव है। ये क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, और ये भी स्थान घेर रही हैं, आप भी स्थान घेर रहे हो। बैग, कॉपी, किताब, जो भी आपके पास है, नोटबुक्स, और जो भी आपके पास टेबल्स, और जो भी आप देखते हो अपने आसपास, ये सभी स्थान घेरते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि ये सभी क्या करते हैं, स्थान। दूसरा पॉइंट मैं इसकी परिभाषा में बताना चाहूंगी। देखिए, पदार्थ में आपको समझ में आ गया कि पहली परिभाषा में पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि पदार्थ स्थान घेरता है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि पदार्थ में भार होता है। भार की मतलब यहाँ पे बात की जाए, द्रव्यमान, यानी प्रत्येक पदार्थ में आप छोटे से छोटा तिनका, मतलब इस प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का बना है पेन, और प्लास्टिक के छोटे से छोटे कण पे पहुंच जाओ आप, या ये लकड़ी है, ये लकड़ी की टेबल है, ये लकड़ी की टेबल है, और इस लकड़ी के इस लकड़ी का पूरा ये जो इसको नापोगे, इसको आप है ना तोलोगे, तो इसका भी एक भार निकलेगा। इस पेन को आप तोलोगे तो इसका भी एक अलग द्रव्यमान होगा। और अगर आप पानी को तोलेंगे कि 1 लीटर पानी है, कि आधा लीटर पानी है, तो ये सब आप तोलेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये क्या है, जो मैं लीटर में बोला अभी आपको। और जो भार इसमें, जैसे कि टेबल है, टेबल कितने किलो की, मतलब किलोग्राम की है, तो ये पेन, ये सभी का जो भार हम निकाल रहे हैं, ये द्रव्यमान यानी वजन यानी द्रव्यमान बता रहा है। यानी कि प्रत्येक पदार्थ में, वस्तु की बात कर लीजिए, वस्तु तो मिली बनी पदार्थ से, तो आप पदार्थ की बात करेंगे कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ में भार होता है, यानी द्रव्यमान। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि पदार्थ स्थान घेर रहा है और उसमें द्रव्यमान। बताइए, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? कमेंट करते रहना ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप मतलब मेरी इस चीज को जो बताया है मैंने, आप समझ रहे हैं। अगर परिभाषा आपके पेपर्स में आती है, मतलब मान लीजिए ये आती है, तो यही दो टॉपिक्स आएंगे, पदार्थ स्थान घेरता है, दूसरा ये जो आएगा कि भार होता है, पदार्थ में क्या होता है, भार। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी पदार्थ के बारे में। अगर हम पदार्थ की बात और आगे की तरफ ले चलें कि पदार्थ के कौन कौन से पदार्थ, मैं जैसे आपको उदाहरण देना चाहती हूँ जिसमें जो स्थान घेरते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ पदार्थ के उदाहरण देखेंगे। तो पदार्थ के मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है हम ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, पहला पदार्थ का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जैसे हमने मेज ली। तो मेज कौन से पदार्थ की बनी है? मेज तो एक वस्तु हो गई, मेज क्या हो गई, वस्तु। और वो कौन से पदार्थ से मिलकर बनी है? लकड़ी की। पदार्थ कौन सा हो गया? लकड़ी। यानी मेज तो ये तो हो गई, जो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, यहाँ पे ये तो वस्तु हो गई।
और ये क्या हो गया, पदार्थ, यानी कौन से पदार्थ से मिलकर बनी है। अब आप ही मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें कमेंट करते रहिए। सेकंड अगर पॉइंट मैं यहाँ पे लूं, यहाँ पे कि मेज के बाद जैसे मैंने ये वो पेन लिया था, वो पेन किसका मिलकर बना था, तो पेन हमारी वस्तु हो गई और वो किससे मिलकर बनी है, प्लास्टिक की। किससे, प्लास्टिक, यानी ये आपका प्लास्टिक से निर्माण हो गया। और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज लूं यहाँ पे, कि तीसरी बात हम पानी की बात करें तो ये भी मैं आपको बता चुकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया इसमें। अगर बोतल, प्लास्टिक बोतल की बात करें तो वो प्लास्टिक की बनी हुई है। अगर कुछ और भी चीज आप बताइए, जैसे चौक की बात करते हैं जो आपके स्कूल्स में आपको मिलेंगी, तो चौक की बात करें हम, तो ये चौक जो है वो बच्चों किससे मिलकर बनी है, तो मैं यहाँ आपको बता दूं चूने से मिलकर बनी है, चूना है। और अगर उसके चूना से मिलकर बनी है, चूना जो पाउडर होता है उससे चौक मिलकर बनी होती है। तो ये क्या हो गया, चौक का पदार्थ हो गया चूना। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे हवा के बारे में, अब मैंने ये भी बोला था कि हवा भी एक क्या है, मतलब हवा एक वस्तु है और वो कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बनी है। अब पदार्थ में तो उसकी काफी सारी गैसेस हैं, यानी बहुत सारी गैसेस, जैसे पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसें हैं, और ये दोनों मिल के पानी का निर्माण कर रही हैं। अगर पानी के सूत्र में बात करें तो H2O, ये जो गैसेस हैं इसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है। अभी हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे मैडम क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है। बस अभी आप क्या करिए, H2O याद कर लीजिए कि पानी का सूत्र क्या है, H2O। जब मैं आपको टेबल्स पूरी तत्व की पूरी पढ़ाऊंगी तब आपको ये याद हो जाएगा कि H2O होता क्या है। ठीक है, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो अभी हमारी शुरुआती क्लास है, तो आपको थोड़ा थोड़ा इससे समझ में आएगा। तो हवा की बात कर रहे थे हम, हवा में क्या है, गैसेस हैं, काफी सारी गैसेस हैं, यानी हवा एक गैसों का मिश्रण है। यानी उसके जो अगर पदार्थ की बात करें तो गैसों का मिश्रण है हवा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम यहाँ पे देखें तो हवा में सबसे पहली जो गैस के बारे में बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा होती है, यानी नाइट्रोजन। N2 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये गैस के रूप में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो N2 लिख दिया है मैंने यहाँ पे, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है हवा में, लगभग अगर हम हवा का प्रतिशत अगर 100% मान रहे हैं, समझिए हम जब किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो हम उसको एक 100% मान लेते हैं, एक रेशो मान लेते हैं, तो जिससे हमारा एक आकलन निकल जाता है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है। अगर 100 में से 78 गया तो कितना बचा, आप भी जानते हैं, आप बता दीजिए मुझे कितना बचा, 22 समथिंग। तो 22 ना बच गया है, उसमें से भी ऑक्सीजन, यानी सेकंड नंबर पे जो हवा में सबसे ज्यादा होती है वो ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन, इसका प्रतिशत होता है 21%। ठीक है। और थर्ड नंबर पे हम देखिए, थर्ड नंबर पे तो वैसे तो अन्य गैसेस और बहुत सारी गैसेस हो जाएंगी, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रतिशत गैसेस में बात की जाए तो आर्गन यानी अक्रिय गैस का। पर लेकिन मैं आपको उसमें बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारे उससे रिलेटेड देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की बात कर लिए तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी बड़ा है और कार्बन भी बड़ा है। तो कार्बन, इसका जो नाम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हम श्वसन क्रिया में इसको अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं। सजीव सजीव जितनी भी कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को लेती हैं श्वसन क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। तो यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना प्रतिशत होता है इसका आपको ध्यान रखना है। ये पूछा भी गया है, पेपर में आया है, और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि है ना, वो देखिए क्वेश्चन में जो पूछ लिया जाता है वो क्या पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी ऑप्शन दिए होते हैं, ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जैसे मैं इसमें यहाँ पे लिख दूं, ये पहला ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी और डी, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये आपको ऐसा सही आंसर मिल जाए, और थर्ड नंबर पे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इस तरीके से। तो क्या है कि इस वाले में
डाउट रहता है, एक इस वाले में डाउट रहता है, एक इस वाले में डाउट रहता है, तो ये बच्चे फिर गलत कर आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सही आंसर हमारा जो है वो ये है 0.03%, यानी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कम मात्रा में होती है, ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। तो अब आप एक बात बताइए, 100 में से 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, ये भी हो गया, तो 1% रह गया था। 1% में से भी 0.03% क्या है, निकल चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अन्य गैसों में हम इससे ले लेते हैं कि अन्य गैसें, तो उनका प्रतिशत रह जाता है 0.97%, क्योंकि 3% तो निकल गया, 97 रह गया। अब 97 रह गया, तो इसमें से भी, अन्य गैसों में से भी अक्रिय गैसें क्या होती हैं, मात्रा अक्रिय गैसों की ज्यादा होती है। और अक्रिय गैसों में भी आपको ध्यान रखना है आर्गन की ज्यादा होगी। आर्गन अक्रिय गैस रहेगी, इसका नाम है आर्गन गैस। ठीक है। और भी बहुत सारी गैसेस मिलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, बहुत सारी गैसेस जो होंगी वो हमने अन्य गैसेस में ले लिया है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आए होंगे कि ये कुछ पदार्थ हैं, वो कौन से ये कुछ वस्तु, जैसे मेज, मैंने मेज बताई आपको, पेन, चौक, हवा, ये वस्तु है और ये निम्न पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। ये कई सारे पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि मेज बनी है लकड़ी की, और ये पेन बना है प्लास्टिक का, चौक बना है चूना चूना जो पाउडर होता है उससे मिलकर बना है। तो ये आपकी सारी चीजें मैंने आपको बताई, कुछ वस्तु के उदाहरण लिए जो उसके किस पदार्थ से मिलके, ये मैंने आपको समझाया। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पदार्थ की क्या परिभाषा होती है, और साथ ही साथ आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि पदार्थ जगह यानी स्थान घेरता है, जगह का मतलब यहाँ पे यही है, स्थान घेरता है, और साथ ही उसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है। अभी देखिए, अभी तो हमने ये देखा कि ये सारी जो पदार्थ हैं ये सभी स्थान घेरेंगे, और इनमें कुछ ना कुछ छोटे से छोटे इनका जो कण होगा उसका भी एक भार होगा, द्रव्यमान होगा। यही छोटे छोटे कण मिल मिल के बड़ा मतलब निर्माण करते हैं पदार्थ का। तो वो उसका क्या है, द्रव्यमान, छोटे कण का द्रव्यमान, और फिर छोटे छोटे मिलके पूरा उसका निर्माण जो करते हैं, तो ज्यादा द्रव्यमान हो जाता है। तो इसी तरीके से, चाहे वो एक तिनके की बात हो, चाहे वो मिट्टी का एक छोटे से कण की बात हो, वो सभी में अपना अपना क्या होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है। और ये सभी वस्तु हैं, पदार्थ से मिलकर बनी है, मतलब ये सभी पदार्थ हैं, एक तरीके से क्या है, पदार्थ हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि हमने ये टॉपिक अपना यहाँ पे बताया कि पदार्थ क्या है। और ये टॉपिक में सबसे फिर हम आगे चलें कि पदार्थ हमें मोस्टली कितनी अवस्थाओं में, सॉरी, जस्ट अ मिनट। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में मिलता है, तो पदार्थ मोस्टली आप क्या है, 3 अवस्थाओं में देखेंगे। पर लेकिन जैसे कि अगर तीनों अवस्थाओं को मिला दिया जाए तो वो एक कोलाइडी स्टेज भी बन जाती है, कोलाइडी अवस्था भी बन जाती है। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, मुख्यतः 3 अवस्था। और इन तीनों अवस्था को एक दूसरे में अगर मिला दिया जाए, जैसे इसमें तो 3 अवस्थाएं तो आपने पढ़ी हैं छोटी क्लासेस से भी। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, और गैस अवस्था होती है। ये आपने पढ़ी है, ये आपने पढ़ी है तीनों। और अगर इन तीनों में अगर हम बात करें कि आप रासायनिक अभिक्रिया में जब आप पढ़ेंगे कौन कौन सी अवस्था में मिल रहा है, तो ठोस का प्रतीक बनाएंगे एस, लिक्विड का प्रतीक, क्योंकि ये द्रव माने लिक्विड, सॉलिड, ठोस माने सॉलिड, द्रव मीन्स लिक्विड, और गैसेस ही होती हैं तो उसका जी होगा। पर एक और स्टेज होती है विलयन वाली, विलयन यानी एक्वाइड अवस्था होती है, तो ये विलयन वाली अवस्था होती है। और जो मैं अभी आपको एक एक बताऊंगी थोड़ी देर बाद, ठोस, द्रव, गैस को देखते हैं, फिर विलयन वाली अवस्था भी मैं आपको बताऊंगी। यानी कोई पदार्थ जो द्रव में यानी विलायक में घुला हो, तो उस स्टेज को AQ से दर्शाते हैं। तो ये आपको इसलिए बताइए क्योंकि हम मोस्टली तो 3 ही अवस्था पढ़ रहे हैं, 3 ही होती है, पदार्थ की कितनी होती है, 3। पर लेकिन जो पदार्थ को जिसमें मिला दिया जाए तो हम चौथी अवस्था उसका नाम दे देते हैं विलयन अवस्था। तो ये देखिए, इनके बारे में अगर देखें, ठोस, द्रव, गैस के बारे में, तो मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, मैं लाइन बना देती हूँ यहाँ पे। हम्म
और यहाँ पे ये, तो आपको ये दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे इनके ये कलर ले लेते हैं। देखिए, तो ठोस की बात करें अगर हम, तो ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। यानी इसके कण मैं जो आपको बना रही हूँ, आप कोई भी चाहे ठोस पदार्थ ले सकते हैं, चाहे अपने स्कूल में आप चौक का उदाहरण सबसे अच्छे से देख सकते हैं, चौक ले सकते हैं, कुछ भी आपके सामने रखा हो, पेन ही देख लीजिए, तो उसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। और द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। पानी का जो कण है वो थोड़ा क्या होता है, दूर दूर, यानी कि ये थोड़े आपको दूर दूर मिलेंगे। और गैस के बहुत दूर होते हैं, इसके कण बहुत दूर होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस के जो कण हैं वो क्या हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पास पास होते हैं, ये थोड़े दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा देखा जाए तो दूर दूर है। और ये बहुत दूर हैं, यानी इनमें आप दूरी देख सकते हैं, ये बहुत दूर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर अगर आप देखें कि दूसरे पॉइंट में अगर बात करें, तो इसमें मैं इसमें एक और पेन ले लेती हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे इसके बाद देखें आकार या आकृति। इसको देखें तो आकार जो है, ठोस का आकार, जैसे कि पेन है, इसका आकार आप कहीं भी रख दो, पेन का आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ये इसी तरीके का आपको दिखेगा। चाहे आप इसे कहीं भी रख दो, ठीक है, चाहे आप इसको जमीन पे रख दो तो भी ये ऐसा ही दिखेगा, चाहे आप इसको कहीं पे मतलब गिलास के अंदर रख दो, कहीं भी रख दो, तो ये क्या है, ये ठोस है और इसकी आकृति ऐसी ही रहेगी। यानी आप ठोस वस्तु को देखते होंगे, मेज टेबल कहीं भी रख दो, टेबल को उठाओ किसी और रूम में रख दो या कहीं भी रख दो, या तो इनकी आकृति कैसी रहेगी, आकार आकृति क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, वही आकार रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे निश्चित रहेगा। पर पानी की अगर हम बात करें, पानी की बात करें तो बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पानी का जो आकार है वो कैसा रहेगा। कि एक मान लीजिए आपने गिलास भर पानी लिया है, इस गिलास में आपने पानी लिया है, जैसे इसमें मैं बताऊं, ये पानी आपने लिया है गिलास में, और ये गिलास में आपने पानी लिया तो ये इसने गिलास का रूप ले लिया। अभी थोड़ी देर बाद आपने इस पानी को क्या कर दिया, एक बोतल में डाल दिया, तो वो किसका शेप ले लेगा, पानी इस बोतल का शेप ले लेगा। यानी इस बोतल में ये पानी आ जाएगा और ये इसका शेप ले लेगा। यानी पानी गिलास में क्या है, आकार बदलता है, मतलब उसकी आकृति बदलती है। वो कभी गिलास की आकृति लेता है, कभी किसकी लेता है, बोतल की आकृति ले लेता है। अब इसको बड़े बर्तन में भी कर दोगे आप पानी को, तो क्या होगा, वो उसकी आकृति ले लेगा। तो कैसा रहेगा पानी का आकार या आकृति, अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं है, वो बदलती रहती है। आप फैला दोगे तो फैल जाएगा, बिल्कुल एकदम धरती के जैसे, बिल्कुल उस तरीके से हो जाएगा। गिलास में डालोगे गिलास का आकार ले लेगा, बोतल में डालोगे बोतल का आकार। ऐसे ही सेम गैस भी आकार लेती है। सिलेंडर में भरोगे सिलेंडर का आकार ले लेगी, सिलेंडर रूप का आकार ले लेगी। अगर आपके बोतल में भरोगे तो बोतल के आकार। अब आप कहोगे बोतल में कैसे भरे मैडम, या गिलास, गिलास में भी होगी तो गिलास का भी आकार। आप एक काम कर सकते हैं, इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं घर पे। कैसे कर सकते हैं, आप ये गिलास ही लीजिए, उससे पहले आप एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में क्या कीजिए, पानी भर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे देखेंगे कि गिलास में भी हवा बैठी हुई है, क्योंकि हवा भी तो स्थान घेर रही है। कैसे स्थान घेर रही है, ये प्रयोग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो एक पूरा पानी भर के बाल्टी लीजिए, आप ये प्रयोग जरूर करना, अपने घर पे करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक पूरा बाल्टी लीजिए आप पानी भर के, और गिलास लीजिए, और गिलास को आप सीधा नहीं, आप टेढ़ा कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊं, गिलास को अब आप थोड़ा सा ऐसे नहीं, ऐसे करके लीजिए, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा लीजिए, यानी आप नीचे वाले हिस्से को वहां रखिए और इस तरीके से, और इसको फिर सीधे सीधे, मतलब यहीं से प्रेशर देते हुए आप सीधे ले जाइए, इसको नीचे की तरफ सीधे की ले जाइए, सीधे, एकदम सीधे। आप क्या देखेंगे कि सीधे अगर आप ले जाएंगे तो पानी इस पर नहीं चढ़ेगा, पानी इसके अंदर नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। आप सीधे सीधे इसको बहुत दाब डालिए, क्योंकि भाई पानी दाब डाल रहा है, और इसके भाई गिलास में कुछ है,
गिलास में कुछ है जो दाब डाल रहा है पानी पे, ठीक है, जिसकी वजह से पानी उस पर नहीं घुस पा रहा है। जब तक कोई, एक बात बताइए, जब तक कोई सीट पर बैठा है, क्या आप बैठ जाओगे उस पे? नहीं बैठ पाओगे ना। जब वो हटेगा तभी तो बैठोगे। तो इसी तरीके से गिलास में कुछ है। जब आपने गिलास को टेढ़ा किया है, सीधे की बजाय आपने ऐसे टेढ़ा डाला है बाल्टी के अंदर, तो इसका मतलब गिलास के अंदर कुछ है। और कुछ है, वो क्या है? वो है हवा। वो क्या है? हवा। और वो हवा ने स्थान घेर रखा है। हवा ने क्या कर रखा है? स्थान घेर रखा है। और पानी उसमें एंटर नहीं करेगा। जैसे ही आप गिलास को हल्का सा ऊंचा करेंगे, पानी उसके अंदर क्या कर जाएगा? एंट्री कर जाएगा, पानी उसके अंदर आ जाएगा। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो ये इसका मतलब ये है कि जो हवा है वो बोतल का भी आकार ले लेती है, गिलास का भी आकार ले लेती है, सभी बात। तो हवा भी कैसी हो जाएगी? अनिश्चित। हवा भी कैसी हो जाएगी? अनिश्चित। उसका भी आकार और आकृति कैसी हो जाएगी? अनिश्चित हो जाएगी। बताइए बच्चों, ये समझ में आ गई? बात करते हैं आयतन की, कि आयतन की बात करें तो आयतन कैसा है? आ, ठोस का जो आयतन होता है, यानी आपने मान लीजिए दो पेन लिए, और दो पेन या एक पेन लिया और आपने गिलास में रखा, तो भी ये एक ही रहेगा। मैं आपको नॉर्मली समझाने की बात कर रही हूँ। वैसे आयतन की बात करें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका गुणनफल होता है, मतलब बदलना नहीं चाहिए। किसी भी पदार्थ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बदलनी चाहिए, तो उसका आयतन कैसा? निश्चित है। तो वही चीज है, अगर मेरा यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो पेन की है, जो भी है सब कुछ, वो क्या है, मैं गिलास में रख दूं तो भी वही है, अगर किसी बर्तन में रख दूं तो भी वही है, और कहीं पे रख दूं तो भी उतना ही है। तो उतना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेन बदल लेते हैं, कि आयतन, आयतन कैसा होता है ठोसों का? वो भी निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। आपको समझ में आ गया होगा कि पेन अगर सिंगल लिया है एक, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितनी भी है, आप कहीं भी रख दीजिए, गिलास में रख रहे हैं या बोतल पे या किसी बड़े बर्तन पे या टेबल पे, या आप नीचे स्थान पे रख रहे हैं, वहां पे सेम है, यानी निश्चित है। अगर सेकंड बात करें हम द्रव की, पानी की, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपने एक गिलास पानी लिया है, और उस एक गिलास पानी को आपने बोतल में किया, तो वो एक गिलास ही रहेगा। वो दो गिलास नहीं बन जाएगा। बनेगा क्या? नहीं ना, वो एक गिलास ही रहेगा। और अगर आप इसको अब ले जाके किसी बड़े बर्तन में कर दें, तो वो वहां पे भी क्या रहेगा? एक गिलास ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि द्रव का भी आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है पेपर में। और बच्चे क्या है, अनिश्चित अनिश्चित पढ़ते हैं तो वो कर देते हैं। नहीं, आयतन कैसा होता है? द्रव का भी निश्चित होता है। पर गैस, मेरा एक उदाहरण याद रखना ना, कि एक गिलास पानी लिया और आपने बोतल में किया तो भी उतना ही रहता है, बड़े बर्तन में कर दिया तो भी उतना ही रहेगा, एक गिलास का एक गिलास ही रहेगा, वो कोई बढ़ेगा नहीं पानी। तो आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से कि द्रव का आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। गैस का आयतन, गैस का आयतन की बात करें तो आप भी जानते हैं, सिलेंडर में जितनी गैस भरी जाती है वो तली में बैठ के हो जाती है, और उतना मान थोड़ी देर बाद अगर नापें तो कम कम रहता है। जितना आप लेते हो वो कम हो जाता है, क्योंकि गैसेस क्या होती है, तली में बैठती भी है। तो इसलिए उसका आयतन और यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें गैस की, वो क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। अगर मैंने उसको गैस को क्या है, बोतल में जितनी भरी, तो वो बोतल से अगर मैं किसी दूसरे बर्तन में करूं, तो वो उतनी नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है आपको? तो उतनी नहीं, या तो उसका प्रतिशत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे सिलेंडर में भरते हैं तो वो सिलेंडर में ज्यादा दाब लगाएं तो वो क्या होती है? बैठ जाती है, तली में बैठ जाती है। तो इस तरीके से क्या है, उसका आयतन निश्चित नहीं है। क्या है? गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो गैस के दोनों चीजें अनिश्चित होती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ठोस द्रव गैस के बारे में। और क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, पर लेकिन मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताना चाहती हूँ, जिसमें कि आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। एक देखिए, ये जो आप ठोस के कण हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पास पास हैं, और इन कणों के बीच में एक क्या है? एक आकर्षण बल है। अगर आप ध्यान से देखें, जो इसमें बीच में आकर्षण बल है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इनमें एक बल लग रहा है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या है, बहुत ही मतलब पास पास हैं ये कण। और एक
आकृति बना रहे हैं, एक निश्चित आकृति बना रहे हैं। इनको आप इन कणों को ये कण एक बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, तभी ये आकृति आपको क्या है निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। अब कणों में अगर ये आपस में नहीं जुड़े होते तो आपको आकृति इनकी निश्चित नहीं दिखाई देती। जैसे पानी में, पानी के जो कण हैं अगर आप देखें तो पानी के कण थोड़े क्या होते हैं दूर-दूर, ये कण हैं थोड़े दूर-दूर हैं। अब ये कण थोड़े दूर-दूर हो गए तो इसका मतलब जो इनमें जो बल लग रहा है उसका मान कैसा हो गया, कम हो गया। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पे एक बल लगना चाहिए और वो कैसा हो गया, कम कम हो गया। तो यानी कि इसका मतलब है ये कण कैसे हो गए दूर दूर, क्योंकि इनमें जो बल लग रहा है एक आकर्षण बल, इन कणों कणों के मध्य, कण कण के मध्य एक आकर्षण बल लगता है और वो आकर्षण बल का मान कैसा है इनमें कम। तो इस आकर्षण बल को बच्चों कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है। और ये अंतराण्विक आकर्षण जो बल है वो क्या है, ठोसों में प्रबल होता है, मजबूती से बनता है, तो ये ठोसों में प्रबल होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। आप ये समझ गए होंगे कि अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों में कैसा होता है, प्रबल। ये अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों में प्रबल होता है। और अगर बात करें किसकी, द्रव की, तो इसमें कैसा है, दुर्बल प्रकार का है, थोड़ा दूर दूर है। और अगर बात करें गैस की तो आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि इसकी गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत दूर दूर है, यानी इसके कण कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, बहुत दूर दूर। तो ये इतने दूर दूर, जैसे अगरबत्ती का धुआं देख सकते हैं, थोड़ी देर तक तो आपको पास पास लगेगा फिर बहुत एकदम फैल जाता है, दिखाई भी नहीं देता। तो हवा जैसे दिखाई नहीं देती, इस तरीके से दूर दूर कण होने की वजह से। और इनमें जो अंतराकर्षण बल है वो बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य है, क्योंकि कण दूर दूर हो गए तो उनमें जो आकर्षण बल है उसका मान कैसा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ही ना के बराबर रह गया, नगण्य रह गया। तो बताइए आपको ये चीजें समझ में आई, जो मैंने आपको तीन चार पॉइंट बताए, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और हम नेक्स्ट क्लास में इस विलियन वाली अवस्था को भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। इससे आगे हम देखेंगे, आपको ये तीनों अवस्थाएं पदार्थ समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट टॉपिक में पदार्थ के बारे में पढ़ा कि वस्तु क्या है, वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है। फिर हमने पदार्थ के बारे में जाना कि पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें द्रव्यमान होता है। कौन कौन से पदार्थ, कुछ उदाहरण भी लिए थे हमने, जो पदार्थ हैं वो कौन पदार्थ के उदाहरण लिए थे, मतलब कौन सी वस्तुएं ली थी और वस्तुएं कौन से पदार्थ से मिलकर बनी होती, ये भी हमने कुछ उदाहरण लिए थे। और साथ ही हमने देखा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, जो अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। और एक विलयन वाली अवस्था जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं। तो ये चीजें मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना, बताना अगर कोई डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो तो वो भी पूछ लीजिए। और आपको कैसे मैं क्लासेस पढ़ाऊंगी ये आपको पता है, ये मैं बता चुकी हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी करके ये सारा पढ़ेंगे हम दोनों। ये दो तीनों के तीनों हम टॉपिक्स पूरे क्लियर करेंगे, एक दो जो चैप्टर रह गए हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो आपको अच्छे से क्लासेस समझ में आई होगी, कैसे पढ़ेंगे अब हम साइंस की तो वो भी आपको समझ में आया होगा। और कमेंट जरूर करिएगा। ओके। ओके बच्चों, तो ख्याल रखिए अपना। बाय।